अस्सलाम वालेकुम। आज शिफा का टॉपिक है ACL नी सर्जरी एंड इट्स रिहैबिलिटेशन। इस पर बात करेंगे डॉक्टर हाफिज़ जावेद इकबाल, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और आकिब सगीर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है यार, आज कितना ही ज़बरदस्त दिन है कि पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। एग्जैक्टली सर, बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए। इसीलिए हमने भी सोचा कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है इंजरीज़ उसके बारे में डिस्कस करें। बिल्कुल तो सही। ACL जैसे कि हमारा टॉपिक है, तो सर आप बताएंगे कि ACL क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल सही। ACL जिसको एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट कहते हैं, ये नी के अंदर एक इंतहाई अहम लिगामेंट होता है। जो अगर आप ACL का मॉडल को देखें, जैसे ये वाला मॉडल है, तो इसमें जो ये वाला फ्रंट पे लिगामेंट होता है, जो नीचे वाली बोन जिसको हम टिबिया या शिन बोन कहते हैं, इसके साथ अटैच होता है। और उसके ऊपर थाई बोन जिसको फीमर कहते हैं, इसके साथ अटैच होता है। और ये नी को दो तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक तो ये जो शिन बोन है, इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने देता, और दूसरा एक रोटेशन स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो भी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप गिरते नहीं हैं, और जब आपने सडन टर्न करना है तो उस वक्त भी आपको सडनली गिरने से बचाता है। तो इसलिए ये इंतहाई अहम लिगामेंट है नी के अंदर। बिल्कुल सर, जैसे अब आपने बताया कि ट्विस्टिंग को करता है, तो इसका फिर मैकेनिज्म कैसे होगा कि अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर है वो ट्विस्टिंग भी करता है, और इसकी इंजरी फिर किस तरह हो? बिल्कुल सही है। पहले तो हमें ये भी देखना है कि कौन से लोग जो हैं जो इसमें हाई रिस्क है, कि किन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा ये कॉमन इंजरी जो होती है वो स्पोर्ट्स पीपल के अंदर होती है, जैसे फुटबॉल प्लेयर हैं, सॉकर प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर हैं। लेकिन उसके अलावा जो वैसे ट्रॉमा है, जैसे कोई बंदा बड़ी हाइट से गिर गया है, तो उसके अंदर भी इंजरी हो सकती है। तो यूजली इसका मैकेनिज्म इस तरह होता है कि आपने जंप किया, जंप करते हुए आपका पाँव जो है ज़मीन पे लगा और आपकी बॉडी उसके ऊपर ट्विस्ट कर गई। जब बॉडी ट्विस्ट करती है तो ये ट्विस्टिंग इंजरी के साथ ACL रप्चर हो जाता है। और चूंकि ट्विस्टिंग इंजरी के साथ इसका ज़्यादा मैकेनिज्म होता है, तो उसके इसलिए ये होता है कि नी के अंदर जब ACL रप्चर होता है तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि सिर्फ ACL रप्चर नहीं होता, साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे दूसरे लिगामेंट हैं, साइड वाले लिगामेंट हैं जिनको कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं, और नी के अंदर जो दूसरी कार्टिलेजेस हैं, जैसे ये वाली है, जिनको हम मेनिस्कस बोलते हैं, ये वाले, ये भी साथ इंजर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ऐसे पेशेंट को असेस करें तो ये सारी चीज़ें असेस करें। अक्सर हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे एक तो एथलीट स्पोर्ट्स होते हैं और एक पेशेंट्स नॉर्मली जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम गिरे, हमें एकदम से पेन फील हुआ है, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि इधर ये ACL है या MCL है या PCL है? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसकी एक तो ये होता है कि जब भी कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में ये होता है कि जब पेशेंट को सडन पेन होती है, सडन गिरता है, तो एक पॉप की फीलिंग आती है। जब वो फीलिंग आती है तो उसके साथ ही वो जो है प्लेयर होता है, एथलीट होता है, वो अपनी गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकता, जारी नहीं रख सकता, और उसको यूजली अक्सर आपने देखा होगा कि प्लेयर को उठा के बाहर लेके जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि बहुत सीरियस इंजरी हो गई है। और यूजली अगर ACL उसका रप्चर है तो बिल्कुल विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर उसका नी जो है बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर दूसरी इंजरी हुई है, जैसे मेनिस्कस की इंजरी है, तो आमतौर पे जो स्वेलिंग नी की होती है वो अगले दिन होती है। बाज़ को पेशेंट मेनिस्कस इंजरी के बाद कंटिन्यू कर भी सकता है प्लेइंग करना, लेकिन जब वो रात को आके सोता है और अगले दिन उठता है तो कहता है मेरा नी बहुत स्वेल कर गया है। लेकिन ACL इंजरी के अंदर इसके बरक्स ऐसे होता है कि पहले ही 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा ये है कि जब हम उसको डायग्नोज करते हैं, उसके बाद जब वो हमारे पास आता है क्लिनिक में, तो बहुत कुछ टेस्ट हैं जो हम उसमें करते हैं, जिसमें एक जो सबसे अहम टेस्ट होता है उसको लैकमैन टेस्ट बोलते हैं। और लैकमैन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ये जैसे ये नी का मॉडल है, तो इसके अंदर हम इसकी फीमर को स्टेबलाइज करते हैं, और ये जो शिन बोन है इसको हम ऊपर नीचे लेके आते हैं, और क्लिनिकली हमें पता चलता है कि कितनी आगे आ सकती है। नॉर्मली अगर आपका ACL इंटैक्ट है, रप्चर नहीं है, तो जब आप इसको आगे खींचेंगे तो ये आके स्टॉप कर जाएगी। लेकिन अगर स्टॉप नहीं करती है और उसके अंदर जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट एंड पॉइंट होता है, तो हमें ये सस्पिशन होता है कि वाकई उसका ACL रप्चर है। लेकिन ये भी बहुत अहम है, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी इंजरीज ACL के साथ और भी इंजरीज हो सकती हैं। तो बाकी इंजरी को असेस करना, जैसे साइड वाले लिगामेंट, लैटरल लिगामेंट को असेस करना, PCL को असेस करना, और पोस्टरलैटरल कॉर्नर को असेस करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। एग्जैक्टली सर, जैसे आपने ये इसके बारे में बताया, तो अब
कौन से लोग हैं जो प्रोन टू सर्जरी हैं, आप कहते हैं कि इनकी सर्जरी आप रिकमेंड करते हैं कि उनकी सर्जरी होनी चाहिए? जैसे अब आप भी देखते होंगे अपने रिहैब के पेशेंट, तो Yes, हमारे sir, पास बिल्कुल। वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं। एग्जैक्टली। तो स्पेशली जो लोग यंग पेशेंट हैं, एथलीट्स हैं, और जो अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, उनके अंदर अब जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च है वो यही रिकमेंड करती है कि बेहतर है उनके अंदर सर्जरी हो जाए। और उसकी एक वजह ये भी है कि जब आप चलते हैं और आपका नी जो अनस्टेबल रहता है, तो उसके साथ अनस्टेबिलिटी की वजह से कि ये जो बाकी टिश्यू हैं जिस मेनिस्कस बोलते हैं, अगर ये पहले इंजर नहीं भी हुआ, लेट्स से अगर आप आज एमआरआई स्कैन करते हैं एक पेशेंट का और 6 महीने तक उसका नी जो है वो अनस्टेबल ही रहता है और बार बार वो जब चलता है तो यकदम इस तरह गिव वे कर जाता है, तो 6 महीने बाद अगर आप दोबारा एमआरआई स्कैन करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें ये जो इंजरी, ये जो मेनिस्कस है, जैसे ये मीडियल मेनिस्कस है, ये भी बहुत सारे पेशेंट के अंदर इंजर हो चुका होता है। तो इसलिए नी का स्टेबल होना यंग पेशेंट के अंदर इंतहाई ज़रूरी है। और उस स्टेबिलिटी को जो अचीव करने के लिए एक तो रिहैब है, फिजियोथेरापी है, उसके बहुत सारी बाकी जो मसले हैं उसको डेवलप करते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी उसकी इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू रहती है तो इसलिए ज़रूरी है कि उसकी सर्जरी हो जाए और उसके ACL दोबारा बन जाए। ठीक है सर, जैसे आपने सर्जरी के बारे में इतना डिटेल बताया, तो अभी थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि सर्जरी क्या होती है। हम ग्राफ्टिंग, डिफरेंट ग्राफ्ट्स होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, एलोग्राफ, ऑटोग्राफ जो होते हैं वो डिफरेंट कहाँ से, किस एरिया से हम लोग लेते हैं? ठीक है, अच्छा, सर्जरी बेसिकली 2 किस्म की सर्जरी होती है ACL के अंदर। एक होता है ACL रिपेयर और दूसरा बोलते हैं ACL रिकंस्ट्रक्शन। अब रिपेयर का मतलब ये होता है कि जो अपना उसका टिश्यू था पहले वाला, उसी को हमने स्टिच लगा के रिपेयर कर दिया। आज ये ACL रिपेयर जो सर्जरी है ये बहुत कम होती है। उसकी वजह ये है कि जब रिपेयर करते हैं तो आमतौर पर ACL हील नहीं होता, और मेनली जो ACL का रप्चर होता है वो इसके बिल्कुल जो मिडल पार्ट है यहाँ से रप्चर होता है, और यहाँ से जब रप्चर होता है उसको स्टिच लगा के रिपेयर कर दें तो वो हील नहीं होता, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई भी इतनी अच्छी नहीं होती उस जगह पे। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ही थोड़ी होती है, जैसे ये है कि वो यहाँ से बिल्कुल नीचे वाला जो एंड है, यहाँ से जहाँ पट्टा अटैच है, ACL अटैच है, वहाँ से उसने बोन को उठा लिया है, या फिर ये कि जहाँ पे वो ऊपर वाली बोन के साथ अटैच है वहाँ से थोड़ी सी बोन पट्टे के साथ, यानी कि ये जो लिगामेंट है आपका ACL लिगामेंट, उसके साथ बोन थोड़ी सी उखड़ गई है, तो उस सूरत में हम इसको रिपेयर करते हैं और सक्सेस रेट अच्छी होती है। लेकिन बाकी जो मोर देन 95% लोग हैं उनके अंदर ACL को रिपेयर नहीं किया जाता बल्कि रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। रिकन्स्ट्रक्ट का मतलब ये है कि हम कहीं और से टिश्यू लेते हैं, कहीं और से पट्टा लेते हैं, टेंडन लेते हैं और इसका एक नया लिगामेंट बना देते हैं। अब ये भी एक बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है दुनिया के अंदर कि कौन सा लिगामेंट लिया जाए, कहाँ से टिश्यू लिया जाए। तो जो मोस्ट कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ से हम लेते हैं, तो एक उसमें ये है, ये जो फ्रंट नी के बिल्कुल सामने वाला लिगामेंट, इसको बोलते हैं पेटेलर टेंडन, ठीक है। अब इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो लेके हम इसके अंदर लिगामेंट, नया लिगामेंट बना देते हैं। और दूसरा है कि यहाँ इस साइड से छोटा सा कट लगाते हैं और लगा के पीछे से जो बैक है वहाँ से हम एक टेंडन लेते हैं जिसको हैमस्ट्रिंग टेंडन बोलते हैं, और उससे हम ये लिगामेंट बना देते हैं। और इसके अलावा एक ये जो टेंडन ऊपर से आ रहा है जिसको क्वाड्रिसेप्स टेंडन कहते हैं, इसका एक हिस्सा भी लिया जा सकता है। और इसके अलावा और भी एक टेंडन है जो फुट से लेते हैं हम, जिसको पेरोनियस लॉन्गस बोलते हैं। अब जब हम पेशेंट को असेस करते हैं तो इंडिविजुअली हम पेशेंट को असेस करते हैं कि किस पेशेंट के अंदर कौन सा लिगामेंट लेना चाहिए और किस से रिकंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। ओवरऑल जितनी भी रिसर्च है उसमें यही है कि ये जो पेटेलर टेंडन है या हैमस्ट्रिंग है, इन दोनों के रिजल्ट मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, इनकी सक्सेस रेट एक जैसी है। लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो हैमस्ट्रिंग है। उसकी जो मेन वजह है, एक तो ये कि नी के सामने आपको बड़ा कट लगाना नहीं पड़ता और बाद में पेशेंट को लॉन्ग टर्म पेन भी नहीं होती और कॉस्मेटिकली बहुत बेहतर है, और इसके साथ साथ उसके रिजल्ट भी बिल्कुल, इसके जो लॉन्जेविटी है वो भी बिल्कुल इतनी है जितनी पेटेलर टेंडन की है। तो और यूके के अंदर अगर देखा जाए ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स तो ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं वो हैमस्ट्रिंग टेंडन ही यूज़ करते हैं। सर, हर सर्जरी के वो लोग कहते हैं ना कि ड्रॉबैक्स हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इस सर्जरी में क्या ऐसा है कि जो रिस्क फैक्टर हैं पेशेंट्स का है कि हम लोगों ने करानी है लेकिन रिस्क फैक्टर्स कम से कम हो? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर मैं भी पेशेंट हूँ तो मेरी भी ये कोशिश होगी कि ये ज़रूर जाने कि किसी भी सर्जरी के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। ज़ाहिर है इस सर्जरी का एक फ़ायदा, जो मेन फ़ायदा है वो यही है कि आपके घुटने को, आपके नी को हम स्टेबल करते हैं। जब स्टेबल होगा तो आप उसके बाद स्पोर्ट्स खेलने के भी काबिल हो जाएंगे, रनिंग के काबिल भी हो जाएंगे, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेंगे। अब रिस्क क्या हो सकते हैं? किसी भी सर्जरी के जैसे रिस्क होते हैं, कॉमन रिस्क जैसे इन्फेक्शन है,
लेकिन इन्फेक्शन का रिस्क इसके अंदर ऑलमोस्ट लेस देन 1% होता है। और उसके अलावा इंजरी है ब्लड वेसल्स की या नर्व्स की जो साथ जा रही होती है, तो हमें पता होता है कि नर्व्स कहाँ पे हैं, तो हम उनको बचाते हैं। तो अगेन जो मेजर ब्लड वेसल या नर्व की इंजरी है वो भी लेस देन 1% होती है। और जो मेन कॉमन रिस्क होते हैं वो स्टिफनेस होती है, और उस स्टिफनेस से बचाने के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है वो अपने रीहैब की तरफ तवज्जो दे, और रीहैब अच्छी तरह करे तो उस स्टिफनेस से भी बच जाता है। सर इसमें जैसे कि आपने बताया कि सर्जरी के बारे में कोई न्यू एडवांसमेंट, कोई चीज़ जो शिफा में भी हो रही हो और कोई इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हो रही हो? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि लास्ट जो 5-10 ईयर्स के अंदर रिसर्च आई है वो ये है कि मेन जो रिसर्च है कि एक ACL जब आप रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ और दूसरी जो चीज़ें इंजर होती हैं उनको भी रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं क्या नहीं। फॉर एग्जांपल ACL के साथ साथ एक और लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं एंट्रोलैटरल लिगामेंट। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एंट्रोलैटरल लिगामेंट जो है वो 150 साल पहले जब एक्सरे भी इजाद नहीं हुए थे उस वक्त भी सीगॉन एक बंदा था जिसने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन पूरी तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी अनटिल 2012, यानी कि इस सदी में 2012 के अंदर फिर इस पे बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हुआ। और अभी लोगों ने रियलाइज़ किया है कि एंट्रोलैटरल लिगामेंट की रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो भी अगर ACL के साथ साथ हो जाए तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टडी हुई जिसको स्टेबिलिटी स्टडी के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर कनाडा, UK और यूरोप के बहुत सारे अस्पतालों ने टेक पार्ट किया, और स्टडी इस बात पे हुई थी कि जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिसमें एथलीट्स हैं जिन्होंने पिवटिंग स्पोर्ट्स करनी होती है जैसे फुटबॉल प्लेयर है, और यंग पेशेंट्स हैं जैसे अप टू 25 ईयर ओल्ड, और जिसके अंदर हाइपर लिगामेंट लैक्सिटी भी है जिसको हम ज़बान में हमारे कहते हैं कि डबल जॉइंट है, जिनके जॉइंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इस तरह के पेशेंट उस स्टडी में उन्होंने इंक्लूड किए, और उन्होंने ये देखा कि अगर आप सिर्फ ACL करते हैं या फिर दूसरा ग्रुप था उसमें ACL के साथ साथ आप एंट्रोलैटरल लिगामेंट भी रिकन्स्ट्रक्शन कर देते हैं तो दोनों में सक्सेस रेट का क्या फ़र्क है। तो उसके जो रिज़ल्ट थे वो ये निकले कि अगर आप सिर्फ ACL करते हैं तो आपके जो सक्सेस रेट है तकरीबन 89%, लेकिन अगर आप साथ साथ एंट्रोलैटरल लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन भी कर देते हैं तो सक्सेस रेट आपका बढ़कर 96% तक हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह के जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जॉब शुरू की है तो यहाँ पे मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट हैं उनके अंदर भी एंट्रोलैटरल लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन कर दी जाए। अगरचे पाकिस्तान के अंदर ये कंसेप्ट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो रहा है, और हो सकता है अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये ओवरऑल कंसेप्ट डेवलप हो जाए कि एंट्रोलैटरल लिगामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो पोस्टरलैटरल कॉर्नर है वो भी उसको एक डार्क कॉर्नर समझा जाता है नी का, ठीक है। और जब हम ट्रेनी थे तो बहुत मुश्किल होती थी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये भी एक जो चीज़ डेवलप हुई है वो द लास्ट 10 to 15 ईयर्स कि पोस्टरलैटरल कॉर्नर को आपने किस तरह असेस करना है और उसको किस तरह रिकन्स्ट्रक्ट करना है। तो ACL के साथ साथ उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना अगर उसकी इंजरी है तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ ACL रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और आप बाकी लिगामेंट की तरफ तवज्जो नहीं देते तो आपकी ACL सर्जरी ना वो जल्दी फेल हो जाएगी। तो हमारे पास अभी रिसेंटली 2 पेशेंट थे जिसमें एक तो ACL था साथ पोस्टरलैटरल कॉर्नर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया और अभी वो सक्सेसफुल सर्जरी के बाद जापान वापस चला गया। और एक और पेशेंट जिसका PCL था, ये पीछे वाला लिगामेंट और साथ पोस्टरलैटरल कॉर्नर था, तो उसको भी अभी 3 वीक्स वो हमने उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की है। और कोशिश ये होती है कि ये सारे लिगामेंट एक ही दफ़ा रिकन्स्ट्रक्ट कर दिए जाएँ, क्योंकि अगर आप एक करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं तो जिसको आपने छोड़ा है उसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी जो सर्जरी है वो फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत डिटेल से सब कुछ बताया। सर आप क्या समझते हैं कि एक जो ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी होगी उस पेशेंट का रिटर्न टू स्पोर्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितना अरसे में वो प्रॉपर्ली बेहतर हो जाता है? रिटर्न टू स्पोर्ट जो क्राइटेरिया है वो हम अब डिस्कस करते हैं अपने रिहैब फिजियोथेरापिस्ट के साथ, और यकीनन आप भी उसमें इनपुट डालते हैं। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट जो है वो उसकी रिहैब किस तरह हुई है, वो डिफरेंट फेजेस के साथ किस तरह जाता है, और फिर उसके बाद उसकी मसल कंट्रोल कैसा है, उसकी जंपिंग कैसी है, उसकी कटिंग एक्टिविटी कैसी है, तो उसके बाद वो अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर सकता है। तो ये हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैं हर पेशेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि सर्जरी के बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अपने फिजियोथेरापिस्ट को, अपने रिहैब करने वाले पर्सन को अच्छी तरह गौर से सुने, उसकी हदायत पे अमल करें। और एक जर्नी होती है, एक टीम वर्क होता है सर्जन का, फिजियोथेरापिस्ट का, पेशेंट का। तो मैं कहता हूँ कि ये एक बंदे का काम नहीं है,
ठीक है। जब ये सर्जरी करते हैं, सर्जरी इज़ अ टीम वर्क, और टीम प्लेयर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है वो हमारा पेशेंट होता है, ठीक है। और जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि हम सारे एक टीम में और उस टीम प्लेयर वी आर ऑल प्लेइंग आवर पार्ट, तो फिर उसके लिए पेशेंट की रिहैब बहुत अच्छी होती है। बल्कि आप मुझे ये बताएंगे, तो आपका फील्ड भी है कि किस तरह आप पेशेंट को रिहैब करते हैं सर्जरी के बाद, किस तरह कौन से फेजेस से लेके जाते हैं आप? सर बेसिकली स्टार्ट में तो हमारे इसमें हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज जो होता है वो 0 से 2 वीक्स तक हम कंसिडर करते हैं। उसमें पेशेंट की जो है मोबिलिटी, पेन, स्वेलिंग और रेंज ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड फेज़ जो होता है 3 to 6 वीक, उसमें हम इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे होते हैं, बट अप टू द लेवल ऑफ इंडिविजुअल कि वो कितनी कर सकता है। थर्ड फेज़ जो होता है हमारा 8 to 3 months तक होता है, ठीक है। उसमें हम इंड्योरेंस के साथ साथ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, अगर एक पेशेंट है वो कहेगा कि मैंने कुछ भी नहीं करना है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो वो उसको तो हम लोग उस अकॉर्डिंगली करा देते हैं 4 फेजेस तक। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो कहेगा मैं एथलीट हूँ, मैंने रिटर्न टू स्पोर्ट क्राइटेरिया करना है, बट देन एजिलिटी ड्रिल्स, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग्स, ठीक है, कटिंग मैन्योर्स, बैलेंस ट्रेनिंग, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट साइकिलिंग और स्टेशनरी बाईसाइकिल्स और जॉगिंग वगैरह कराते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा 4th फेज होता है वो उसके बाद जो है हम पेशेंट को कह देते हैं कि आप रिटर्न टू स्पोर्ट या रिटर्न टू डेली एक्टिविटी जा सकते हैं। टोटल ये बेस्ड करता है 6 to 9 month जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स क्राइटेरिया। 6 to 9 month में हम पेशेंट को ओवरऑल जो है ना मैक्सिमम हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ कराते हैं, ताकि जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ताकि वो रिटर्न टू स्पोर्ट चला जाए। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आउटकम जो है वो इंडिविजुअलाइज होता है, यानी कि एक ही एम हर पेशेंट के लिए नहीं होता कि हर पेशेंट की इंजरी डिफरेंट हो सकती है, उसकी एडिशनल इंजरीज डिफरेंट हो सकती हैं, और उसका जो रिहैब क्राइटेरिया वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने पहले बात की कि टीम एज ए टीम मेंबर हम पेशेंट को लेते हैं और उसको डेवलप करते हैं। दैट्स वेरी गुड। जैसे आपने ये भी बात की कि इनिशियल फेज़ के अंदर उसकी स्वेलिंग कंट्रोल करते हैं, उसकी पेन कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए हमने जो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हम एक क्रायोथेरेपी जो है इसका बड़ा यूज़ करते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑप। तो उस क्रायोथेरेपी से क्या होता है कि पेशेंट की पेन बहुत इंप्रूव हो जाती है और उसको जो मेडिसिन है, पेन की मेडिसिन लेने की ज़रूरत कम पड़ती है और उसकी स्वेलिंग भी कम होती है और रिहैब में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, अभी उनका 1 महीना होता है सर्जरी करिए, कहते हैं जी क्या मैं आप बाइक लेके अब रोड पे जा सकता हूँ? तो आप किस तरह उनको असेस करते हैं कि वाकई ये जो पेशेंट है ये बाइक चलाने के काबिल हो गया कि नहीं? सर फर्स्ट फेज़ में जैसे कि हमने बताया कि हमने क्राइटेरियाज डिफाइन किए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसकी रेंज ऑफ मोशन, उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन हो, ठीक है। उसके अलावा उसका जो पेन स्वेलिंग, उसको कोई पेन स्वेलिंग नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ्ट की हीलिंग, अगर वो हील हो गया है तो वो बाइक फर्स्ट फेज में जा सकते हैं। उसमें आप उसका जंप चेक करते हैं? जंप ही चेक, लेकिन ये जंप वाले सर ये सेकंड पे आता है। जंप वाले फर्स्ट में हम लोग, जब तक वो जंप नहीं कर सकता तो आइडियली वो साइकिल भी नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर ऑटोमेटिक आजकल विद टेक्नोलॉजी चीज़ें आ गई हैं तो वो कर सकता है। लेकिन स्टार्ट में फर्स्ट फेज में नहीं, हम सेकंड फेज में हम कहते हैं कि रिटर्न टू अब एक्टिविटीज लेवल तक आप जा सकते हैं। बाइक भी मतलब डिफरेंट होती है ना, एक बाइक आप जिम में जाके बाइक कर रहे हैं और दूसरा कि आप बाइक पाकिस्तान के रोड पे कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब आप स्टैटिक बाइक कर रहे हैं तो आप अर्ली फेज में शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपने जो ना रोड पे बाइक करनी है तो उसके लिए आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपने सडन ब्रेक भी लगानी है, ब्रेक लगा के आपने नीचे भी उतरना है, तो वो सारा जो ना जंप टेस्ट, हुक टेस्ट, वो सारे के सारा पेशेंट करेगा तो फिर हम उसको इसमें बेसिकली हम जो 4th फेज होता है उसमें एजिलिटी ड्रिल्स करते हैं। एजिलिटी ड्रिल्स ये होती है हाउ फास्ट यू कैन मूव, इतना तेज़ी से चलना है और स्टॉप करना है, सडन स्टॉप। तो उसमें अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम लोग कहते हैं नहीं, आपने अभी रिटर्न टू स्पोर्ट क्राइटेरिया भी अभी पूरे नहीं उतरे, अभी आपने और एक्सरसाइज करनी और प्लायोमेट्रिक्स जो कि जंपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कटिंग मैन्योर। अब 4th फेज में जाके हमारा वो आ जाता है कि होप टेस्ट, जैसे आपने सर बात की होप टेस्ट के आपने साइड वेज जंप करना है। अगर ये करते हुए आपको पेन हो रहा है तो हम उसको परमिशन नहीं देते कि आपने अभी अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो है नॉर्मल रखनी है, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ नहीं करनी। अच्छा, पहले सर्जरी की बात कर रहे थे तो एक बात ये भी थी कि कुछ लोग कहते हैं जी पूरे का पूरा घुटना चेंज करना है तो ये सर्जरी हुई होती है, तो ये भी हम जो ना ज़रूरी एक्सप्लेन करना कि ये जो सर्जरी होती है इसमें घुटना चेंज नहीं करते, इसमें हम सिर्फ जो ये अंदर वाला लिगामेंट है वो बनाते हैं।
जो घुटने चेंज वाली करने वाली सर्जरी है वो यूजली 50+ लोगों के लिए होती है, जिनका ये वाली झिल्ली जो है जिसको हम जब ख़त्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। तो जो एडवांस आर्थराइटिस के लोग होते हैं उनमें हम पूरा घुटना चेंज करते हैं। और इस सर्जरी के अंदर तो हम बाकी ये है कि बाकी जो नी की चीज़ें हैं, घुटने की बाकी चीज़ें हैं, उनको हम बचाते हैं। जब भी हम ये आर्थोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और बिल्कुल की होल सर्जरी करते हैं जिसके हम बड़ा कटिंग लगाते हैं, तो बाकी हर चीज़ को बचाते हैं, इसमें हम पूरा घुटना चेंज नहीं करते। तो मैंने कहा ये भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँ कि बहुत सारे पेशेंट हमारे जब आते हैं तो कहते हैं आप हमारा घुटना चेंज करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, तो लेट्स से आपके पास रिहैब पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपके पास एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई और वो एक टॉप प्लेयर है और वो अब कहता है जी बैक टू सपोर्ट, मुझे आज इजाज़त दे दे कि आई कैन प्ले फुल गेम ऑफ फुटबॉल। तो आप थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं जो टॉप एथलीट प्लेयर्स हैं आजकल क्या एडवांस चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, फिजियोथेरापी के अंदर, रिहैब के अंदर, जिसको आप क्विकली उस एथलीट को, उस प्लेयर को आप बैक टू स्पोर्ट्स ले जा सकते हैं। सिर्फ सबसे पहले एक बायो फीडबैक हमारा एक होता है, विजुअल एड्स और ट्रैकर्स हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट की मॉनिटरिंग करने। उसके अलावा हम एक फ़िज़िकल टेस्ट करते हैं कि आपकी जो साउंड लेग है और जो इंजर्ड लेग है उन दोनों की जो है ना स्ट्रेंथ सेम हो या 95, कुछ रिसर्चेस कहती हैं 95% हो, कुछ कहती हैं 90% हो। अगर वो दोनों में 90% भी है तो हम लोग कहते हैं ठीक है। होप टेस्ट करते हैं, प्लायोमेट्रिक्स, और जो हाई आप जो बता रहेंगे हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जैसे हमने बताई कि जो प्लेयर कर रहे हैं या एथलीट टॉप क्लास का, उसने ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ करनी है। हम उसको न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग वो करा के, टेस्ट करा के 4-5 क्राइटेरियाज हमने बनाए होते हैं। फंक्शनल टेस्ट, होप टेस्ट हो गया, ठीक है, साइड लाइन में हम लोग कराते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग करा रहे होते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लायोमेट्रिक्स आती है, जो आपने बॉक्स रखा उस पर जंप करते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे भी सर डिस्कस हुई थी पहले कि जो हम लोग सिंगल लेग स्क्वाट, अगर एक पेशेंट है सिंगल लेग स्क्वाट कर लेता है विदाउट एनी बैलेंस लूजिंग, ठीक है, अगर लूज़ नहीं करता, बिल्कुल सिट स्टैंड कर लेता है सिंगल लेग में, तो हम कह देते हैं कि भाई आप जो है रिटर्न टू स्पोर्ट हैं। और यकीनन उसमें भी आप ग्रेजुअल रिटर्न करते हो। एग्जैक्टली, वो भी 6 to 9 मंथ के बाद, 6-7 to 9 हम कह सकते हैं। अगर अब अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमने बस 1 महीने में ठीक होना, तो वो क्रॉस कर देते हैं सारी चीज़ें। तो ये इंतहाई अहम है कि पेशेंट के लिए ये समझना, और मैं भी यूजली पेशेंट के ऊपर स्पेंड करता हूँ टाइम सर्जरी से पहले, कि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग इंतहाई अहम है कि ये सर्जरी जो है, सर्जरी के साथ साथ जो रिहैब है ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट के एक सेट गोल होने चाहिए और उसको शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सर्जरी के साथ मैंने रिहैब किस तरह करनी है और टू अचीव माई गोल्स। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, उम्मीद है आज के आज शिफा से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो अपने फीडबैक में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।